नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो भाजपा सदन में सरकार की होगी सहयोगी पार्टी और पूर्व मंत्री और विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में भी मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा भी हुई और यूपी में जल्द होगा संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद अब तेज हो चुकी है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। चूंकि ओपी राजभर भी एनडीए में उनका दल भी शामिल और दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान बीजेपी में वापसी कर चुके हैं, तो पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भूमिका इसमें अहम और जल्द विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है घोसी विधानसभा। तो यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। तो मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है, कौन से नाम चर्चाओं में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं 2024 की तैयारियों में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रही है और लगातार इस तरीके की कोशिशें हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ कहीं न कहीं अपने जो संगठन है उसको भी मजबूत कर सके। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की और लगातार इस मुलाकात में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों को लेकर मंथन चला, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है 2022 या 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहीं न कहीं मंथनों का दौर चल रहा है। चूंकि पूरे जिले भर से जो प्रदेश के सभी 75 जिले हैं वहां से संगठन बदलाव को लेकर जो पदाधिकारी हैं उनकी जो अपनी संस्तुति है वो मंगा ली गई थी। इस मंथन को प्रदेश स्तर पर किया जा चुका है। कम से कम 3 बार यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी शामिल हो चुके हैं। और अब चूंकि दिल्ली स्तर पर भी मंथन पूरा हो चुका है, किसी भी दिन उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहां के जिला और महानगर अध्यक्ष बदल जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो चेहरे जो बीजेपी के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म के लिए मुफीद हो सकते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिसमें 2 नाम महत्वपूर्ण तौर पर हैं, जिसमें ओपी राजभर जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का, जो कि दारा सिंह चौहान पहले ही भारतीय जनता पार्टी में 2017 में वन मंत्री हुआ करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो पार्टी को छोड़कर सपा गठबंधन में चले गए थे। हालांकि दोबारा से उनकी वापसी हुई है और अब कहीं न कहीं लगातार इस तरीके की कवायद है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उनके जो जातीय वोट हैं उनको एक कहीं न कहीं मैसेज दिया जाए, जिसके जरिए 2024 में बेहतर परफॉर्म की जा सके। ठीक है, इसके बाद पे आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और अनुप्रिया पटेल बीजेपी पे दबाव बनाने लगी हैं और इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल सहयोगी जो है वो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और इमोशनल गेम भी खेला जा रहा है। बीजेपी की जीती हुई सीटों पर अपना दल चीफ की नजर है, जिसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, जालौन सीट पर दावेदारी की जा रही है और यूपी में सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा
13 विधायक अपना दल एस के हैं और विधायकों की संख्या बल को आधार बनाया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल भी एक्शन में हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अब जो बीजेपी के सहयोगी दल है, एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो कहीं ना कहीं अब दबाव बनाने लगे हैं। सीटों को लेकर सियासत होने लगी है और इमोशनल गेम कहीं पे खेला जा रहा है, कहीं पे प्रेशर गेम खेला जा रहा है। इस पे ज्यादा जानकारी एस के वाजपेयी देंगे। एस के वाजपेयी, अनुप्रिया पटेल भी एक्टिव है और खासकर चूंकि एनडीए के सहयोगी दल है और अब कोशिश ये है कि कैसे उनको उनकी मन मुताबिक सीटें दी जाएं, खासकर वो सीटें जहां पिछली दफा बीजेपी जीती थी उन पे दावा किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 से लगातार संगठन में है। कहीं न कहीं लगातार कोशिश भी जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव के पहले एक माहौल तैयार किया जाए और इस माहौल के जरिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें गठबंधन दल के तौर पर ली जाएं, क्योंकि वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद दल हैं और सबसे ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हालांकि अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें तो वर्तमान में उनके 13 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, जिसमें से एक खुद अनुप्रिया पटेल भी हैं। हालांकि वो सीटें जिसमें मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जैसी सीटें जिनको पहले ही अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से ले चुकी हैं, लेकिन कुछ और सीटें जिन पर वो दावा कर रही हैं कि वहां पर जो पटेल जो वोट है वो बड़ी संख्या में है और वहां पर वो बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, उनको लेकर भी वो लगातार दावे कर रही है, जिसमें अंबेडकर नगर, साथ ही साथ में फतेहपुर और जालौन जैसी सीटें भी शामिल हैं। क्योंकि अगर हम मिर्जापुर सीट की बात करें तो मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल खुद सांसद है। ऐसी स्थिति में 2024 के लिए बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश वो अनुप्रिया पटेल लगातार कर रही हैं और कोशिश भी यही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 13 विधानसभा जीतने के बाद सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी के किसी अगर सहयोगी दल के पास हैं तो वो अपना दल है। यही एक वजह है कि 2024 के चुनाव से पहले लगातार अनुप्रिया पटेल एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इमोशनल गेम भी कहीं ना कहीं लगातार प्लान किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज के लिए राजी किया जाए कि वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी उनको दे जो कि 2024 या 2014 या फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी खुद जीत चुकी है। तो सीधे तौर पर फतेहपुर हो या उसके अलावा जालौन या अंबेडकर नगर जैसी सीटें हो, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी कठिन होगा ये सीटें अपना दल एस को देना। दूसरी चीज, अगर हम 13 सीटें अपना दल की मान भी लें तो ऐसी स्थिति में भी एक लोकसभा क्षेत्र के अंडर में करीब 5 विधानसभाएं आती हैं। तो अगर हम 13 सीटों की बात करें तो उनके पास भी केवल 2 लोकसभा जीतने का ही वर्तमान में बहुमत है। अगर हम 13 विधानसभा सीटों की बात करें जो कि अपना दल के पास है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 2024 से पहले लगातार अब अंदर खाने अनुप्रिया पटेल ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करा रही हैं कि उनको 5 सीटें दी जाए ताकि उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करके केंद्र में मजबूती के साथ जम सके। हालांकि देखना अब यह है कि बीजेपी इस प्रेशर गेम में कितना आती है और कितनी बात अनुप्रिया पटेल की मानती है कि इसके बाद कितनी सीटें उनको दी जाती हैं। हालांकि 2019 में 2 ही सीटें उनको दी गई थी और दोनों सीटें बीजेपी और अपना दल गठबंधन ने जीती थी, जिसके बाद बीजेपी की 64 और अपना दल एस की सीटें मिलाकर 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का प्रेशर गेम कितना भारतीय जनता पार्टी मानती है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लगातार अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहीं ना कहीं इमोशनल गेम के साथ ही प्रेशर भी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव से अपनी रणनीति बना रहा। बीएसपी प्रमुख भी एक्टिव नजर आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 2024 से पहले बीएसपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, क्योंकि बीएसपी में हमेशा कोऑर्डिनेटर व्यवस्था चलती है। यही एक वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अब लगातार कोशिश कर रही है कि जहां अवध में पहले ही वो बदलाव कर चुकी है और पश्चिम की अगर हम बात करें तो वहां शमसुद्दीन राइन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब नंबर आता है पूर्वांचल का, क्योंकि जो विश्वनाथ पाल है जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष भी हैं, उनको कानपुर और लखनऊ मंडल की एक साथ जिम्मेदारी दी गई है। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही हैं कि 2024 में पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ एक सीट जो कि एक ही विधायक है, चूंकि उनका उमाशंकर सिंह, वही वो अपनी सीट बचा सके थे। बाकी सभी सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बसपा सपा के साथ गठबंधन में थी और इसका सबसे बड़ा फायदा बीएसपी को मिला था, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीएसपी लोकसभा में 0 थी, लेकिन 2019 में सपा के साथ आने के बाद 10 सीटें जीती थी, जबकि सपा केवल 5 ही सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाई थी। तो यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो अब कोशिश कर रही हैं कि उन सीटों को बचाए रखा जाए जो 2019 में बीएसपी के पास रही हैं। हालांकि उस दौरान समाजवादी पार्टी भी बीएसपी के साथ खड़ी थी। अब चूंकि वो लगातार कह रही हैं कि वो एकला चलेंगी और एकला चलने के साथ ही किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, ऐसे पदाधिकारी जो पार्टी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से दी जा रही जो रणनीतियां हैं उनको लेकर जमीन पर नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने का क्रम भी लगातार जारी है। अब पूर्वांचल के जो बीएसपी के नेता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या संगठन को मजबूती के साथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, उनको बीएसपी सुप्रीमो बदलने की कवायद शुरू कर चुकी हैं और जल्द ही नए चेहरों को पूर्वांचल में भी जगह दी जाएगी। जी ठीक है, इसके बाद पे आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर लखनऊ से सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां विपक्ष में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी एक बार फिर होने वाली है और जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। चाइल्ड से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। राजू पाल की पत्नी है विधायक पूजा पाल और सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं, चर्चाएं तेज हैं और कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में है इंद्रजीत सरोज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और जल्द ही विपक्ष के कई नेता बीजेपी में दिखाई देंगे। इससे पहले भी कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और एक बार फिर कई अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जल्द ही विपक्ष के कई और नेता बीजेपी की तरफ दिखाई देंगे। और लखनऊ से हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, अभी हाल ही में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, अभी कुछ और नाम ऐसे चर्चाओं में हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी लगातार ज्वाइनिंग करवा रही है और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आके भारतीय जनता पार्टी वो ज़्यादातर विपक्षी दल के लोग हैं, कुछ पुराने विधायक हैं, कुछ पुराने एमएलसी भी हैं और अभी रिसेंटली सपा के कई जो है नेता जाकर बीजेपी का दामन थामा है। कुछ बसपा के भी थे, लेकिन अब एक बार फिर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। सपा के जो इंद्रजीत सरोज हैं नेता, उनका कहीं ना कहीं आसार लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में चर्चा में बने हुए हैं, उनके साथ में उनका संपर्क बना हुआ है, हो सकता है वो ज्वाइन कर ले। इसके अलावा पूजा पाल एक बड़ा नाम है और आपको बता दें कौशाम्बी की चायल विधानसभा से विधायक हैं पूजा पाल और राजू पाल की पत्नी भी हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीद लग रही है कि अगले 2 दिन के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है पूजा पाल। कहीं ना कहीं संभावनाएं लग रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा और भी कुछ बड़े नाम हैं जिनकी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जल्दी जाकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर रही है उससे कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है अपने आप को पावरफुल दिखाने की पूरी तैयारी है। और इसके अलावा आपको बता दें विपक्ष के कई ऐसे लोगों ने भी ज्वाइन किया है जो काफी लंबे समय से सुस्त पड़े हुए थे। ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो लोगों को जाना था वही लोग गए हैं, जो उनके मजबूत लोग हैं, मजबूत सिपाही हैं, वो अभी भी उनके पास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती है विपक्षी पार्टियों के लिए और कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से वो लगातार विपक्षी नेताओं के साथ में संपर्क बनाए हुए हैं, लगातार उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब ये 2 नए नाम सामने निकल कर आए हैं, जिसमें पहला नाम पूजा पाल का है जो कि चायल विधानसभा से विधायक हैं और इसके अलावा इंद्रजीत सरोज दूसरा नाम है, जिनकी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है ये अगले 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर लें।
बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष के कई नेता अभी और आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थामेंगे। अगली खबर कासगंज से है, जहां किन्नरों ने एक शख्स को तालिबानी सजा दी है और किन्नरों ने सिर गंजा करके व्यक्ति को शराब उसको पीटा है और उसके साथ हैवानियत की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और पुलिस अब हरकत में आई है। 3 किन्नर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज़ वन इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और आयुष भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आयुष, तस्वीर सामने है, किन्नर एक शख्स को पीट भी रहे हैं, उसे गंजा किया जा रहा है। क्या विवाद था यहाँ पे और ऐसी नौबत क्यों आई आखिर? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा वीडियो जो वायरल है वो सावर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बात करें घटना के पीछे की वजह की, तो किन्नरों का आपस में जो बधाई मांगने का जो बंटवारा होता है उसको लेकर एक विवाद था, जिसको लेकर ये शख्स जो था वो किन्नरों के साथ में रहता था। उसको किन्नरों ने पकड़ा, उनको पीटा, पीटने के बाद सिर गंजा किया और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनको पेशाब भी पिलाई गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और 3 जो किन्नर है वो और 2 और व्यक्तियों को टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा गया है। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज किया है। जी, बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां बाबा के बुलडोजर की कोलकाता में चर्चा होने लगी है और कोलकाता में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की चर्चा है। अवैध निर्माण को लेकर बोले कोलकाता हाईकोर्ट के जज। हाईकोर्ट के जज ने नगर निगम को सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर सीएम योगी से किराए पर बुलडोजर ले लें। हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं और बुलडोजर किराए पर लेकर ध्वस्त करें अवैध निर्माण, हाईकोर्ट ने कहा। और सुनवाई के दौरान जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी की है और अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई कर रहे थे वो। और कोलकाता नगर निगम और पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट जो है वो नाराज दिखाई दिया और उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने की वहां पे नसीहत दी गई कि अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो इस अवैध अतिक्रमण को उत्तर प्रदेश सरकार से बुलडोजर किराए पे लाएं और इसको ध्वस्त करें। तो बाबा के बुलडोजर की जो चर्चा है वो बंगाल में भी होने लगी है। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने तलाशी के दौरान बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के थाना फेस 1 के पास यह मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को शिकंजे में लिया। पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ पुलिस की बदमाशों के साथ हुई है, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को शिकंजे में लिया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। नोएडा के थाना फेस 1 में यह मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस के हत्थे 2 बदमाश लगे। तो पिछले कई दिनों में कई इस तरह के एनकाउंटर हुए जहां कई बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा जब सेक्टर 15A के कट के पास चेकिंग की जा रही थी, तब उन्होंने एक वाइट कलर की किया की गाड़ी आते हुए देखी। पुलिस ने नोटिस किया कि ये गाड़ी पुलिस को चेकिंग करते हुए देख यूटर्न मारी और चिल्ला बॉर्डर की तरफ भागी। तो पुलिस ने उसका पीछा किया और वह गाड़ी कुछ दूर जाकर पुलिस बैरियर से टकरा गई। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ निशांत नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी, 2 बदमाशों को शिकंजे में लिया। देखिए, बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक कामयाबी देखी जा रही है, जहां भंडारी क्रांतिकारी गैंग का 2 बदमाशों को हालांकि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। हालांकि इनके पास से देखा जा रहा है कि एक पिस्टल बरामद हुई है और इनके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है और कारतूस बरामद हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके पास से एक दिल्ली क्राइम ब्रांच का जो आई कार्ड, पुलिस का आई कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ। और कहीं ना कहीं लगातार लोगों को गाड़ी में बैठाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और लगातार ताबड़तोड़ घटना कर रहे थे, जिसमें देखा जा रहा है इनका आपराधिक इतिहास, इनके खिलाफ 2 दर्जन लूट के इनके खिलाफ मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं
और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। 2 बदमाश पुलिस के हत्थे लगे। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां चौकी के सामने से ही एक शातिर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और चोर किसी आम आदमी की नहीं बल्कि एक सिपाही की बाइक चुरा के ले गया। दरअसल शातिर चोर ने सिपाही की बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चुरा ली। इस वारदात से पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और यह मामला थाना लिंक रोड के महाराजपुर चौकी क्षेत्र का है। और यह चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। चोर इतना बेखौफ है कि यह पुलिसकर्मी की बाइक चुरा के ले गया। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बच्चों के विवाद में बड़े आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर का यह पूरा मामला है, जहां बच्चों का विवाद था और देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव होने लगा। इसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों को चोट आई। तस्वीर आपके सामने, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पे वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपके सामने, जिसमें 2 पक्षों के कई लोग हैं जो एक दूसरे पे लात घूंसे बरसा रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं। कुछ लोग बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मारपीट में बताया जा रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। खबर हरदोई से है, जहां 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से एक शख्स घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर के ये रहने वाले थे, पाली थाना क्षेत्र के परेली की यह पूरी घटना है। तो रफ्तार का कहर यहां देखा गया। 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। पाली थाना क्षेत्र के परेली में यह हादसा हुआ, जहां 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक शख्स घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। एक शख्स घायल हुआ, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, हादसे को लेकर क्या जानकारी? तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है। 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 सगे भाई सवार थे, 2 सगे भाई की मौत हुई है, एक और अन्य व्यक्ति की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है, जिसका जिला स्तर पर इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।